हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन इंग्लिश जोन। एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी एडेड जूनियर इंग्लिश टीचर से रिलेटेड क्विक रिवीजन। और ये वीडियो हमारा पार्ट सेकंड है इसी सेम टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें हम लिटरेचर के साथ साथ लैंग्वेज का सेक्शन कवर कर रहे हैं। लिटरेचर के एमसीक्यूज भी होंगे, साथ ही साथ लैंग्वेज मीन्स आपके ग्रामर का पार्ट भी हम यहाँ पे इसी में इम्पॉर्टेंट आपके वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो क्विक रिवीजन है, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके इंग्लिश लिटरेचर इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड मैंने इस इंपॉर्टेंट वीडियो में इंक्लूड कर रखा है, क्योंकि आपका एग्जाम 17 ऑफ अक्टूबर को होना है। बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं आपको। जिन्होंने अभी तक नहीं डाउनलोड किया है, प्लीज उसको आप वेबसाइट पे जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। updla.gov.in वेबसाइट है, जिस पे जाकर के आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, रेडी हो जाइए आज के सेशन के लिए अपने पेन पेपर के साथ में, अपने नोट्स के साथ में। और मुझे जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपसे सामने पुटअप करूंगी, आपसे पूछूंगी, आप प्लीज उसका रिप्लाई मुझे कर दीजिएगा, करेक्ट जो आंसर होगा उस क्वेश्चन का। और इसके साथ साथ मुझे एंड में जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चंस आपने करेक्टली अटेम्प्ट किया हुआ है, क्योंकि क्विक रिवीजन से हमारा ये सेशन है, तो आपके पास बहुत ही कम टाइम होगा, आप जल्दी से उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, लिंक आप सभी के पास अवेलेबल होगा इस वीडियो का, तो आप जल्दी से लिंक शेयर कर दीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। और चलिए पहले क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। एंड हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। हु सेड A thought to done was an experience, it modified his sensibility। ये किसने बोला है? ऑप्शंस भी आप सभी के सामने अवेलेबल हैं। तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम मुझे दे दीजिए जल्दी से। ऑप्शन में एक बार आपको मेंशन कर दे रही हूँ, डॉक्टर जॉनसन ऑप्शन 1, ऑप्शन बी टी एस इलियट, ऑप्शन सी यहाँ पे आई ए रिचर्डसन होना चाहिए, आई ए रिचर्ड्स, एंड ऑप्शन डी एफ आर लेवाइस। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है जिन्होंने डन के बारे में ये कोटेशन बोला है? अ थॉट टू डन वाज एन एक्सपीरियंस, इट मॉडिफाइड हिज सेंसिबिलिटी। एंड क्विक रिवीजन के तहत हम जल्दी से क्वेश्चंस को पुट अप करेंगे आपके सामने, और आपके पास टाइम होगा, आप जल्दी से उसका आंसर करिए, और फिर मैं आपसे उस क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगी, उसका करेक्ट आंसर आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। टीएस इलियट हैड सेड दिस कोटेशन अबाउट जॉन डन। जॉन डन के बारे में ये कोटेशन टीएस इलियट ने बोला है। तो इसको अपने नोट्स में आप नोट डाउन कर लीजिए फ्रेंड्स। अ थॉट टू डन वाज एन एक्सपीरियंस, इट मॉडिफाइड हिज सेंसिबिलिटी, दिस वाज सेड बाय थॉमस टर्न इलियट। ओके, दिस ही वाज द ग्रेट मॉडर्न एरा पोएट थे, मॉडर्न एरा के वो पोएट थे, एंड ऑल्सो क्रिटिक, मैं मेंशन कर दे रही हूँ, एंड ऑल्सो ड्रामेटिस्ट। ओके, ही वाज ग्रेट ड्रामेटिस्ट, क्रिटिक एंड ग्रेट पोएट ऑफ हिज टाइम, एंड ही हैड रिटन द वेस्टलैंड, जो कि पब्लिश हुआ है 1922 में। चलिए सेकंड क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे रहा। द कॉफी हाउस कल्चर फ्लोरिस्ड इन, किस ड्यूरेशन में जो कॉफी हाउस एक कल्चर था जहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल्स पीपल हुआ करते थे सोसाइटी के, वो इकट्ठा हुआ करते थे और एक तरीके से चिट चैट करते थे, और किस चीज पे, जो भी सिचुएशंस हैं कंट्री में, जो भी कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में सिचुएशंस हुआ करती थी, या अपने जो इंटेलेक्चुअल्स थॉट हुआ करते थे उसको एक दूसरे से शेयर करते थे, एक दूसरे से वो लेते थे देते थे, मीन्स एक दूसरे से वो बातें करते थे उस सिचुएशंस पे। तो आपको बताना है कॉफी हाउस कल्चर का जो ट्रेडिशन था ये किस टाइम पे फ्लरिश हुआ है। ऑप्शंस अवेलेबल हैं, द अर्ली 18th सेंचुरी, द 19th सेंचुरी, द 16th सेंचुरी, या लास्ट है द 20th सेंचुरी। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार मैं फिर से मेंशन कर दे रही हूँ। इस इंपॉर्टेंट कॉफी हाउस कल्चर का जो टाइम ड्यूरेशन था, उसके इंपॉर्टेंट जो मेंबर थे, जो उस टाइम के इंपॉर्टेंट राइटर थे, आप स्टील की बात कर लो, एडिशन की बात कर लो, ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर थे जो इस टाइम पे आपके हुए थे। मींस कॉफी हाउस कल्चर या अर्ली 18th सेंचुरी से ये बिलोंग करता है। ओके, ऑप्शन ए हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। द कॉफी हाउस कल्चर वाज फ्लरिश्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द अर्ली 18th सेंचुरी। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर, व्हाट वाज द लीडिंग प्रिंसिपल इन द एज ऑफ पोप। एज ऑफ पोप मींस अलेक्जेंडर पोप का जो टाइम था, जो आपका 18th सेंचुरी का लिटरेचर था, आपको बताना है कि उसमें लीडिंग प्रिंसिपल क्या था। गुड सेंस, रोमांटिक थॉट,
लूज मोरल्स या ऑल द एबव। आपको इन चारों में से बताना है कौन सा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि विच वाज द लीडिंग प्रिंसिपल इन द एज ऑफ पोप, एंड go for the right answer friends, because this is the quick revision of the यूपी एडेड जूनियर इंग्लिश टीचर वैकेंसी से रिलेटेड ये हमारा सेशन चल रहा है। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, all the above. This were the leading principles, means आप बात कर लो गुड सेंस की, रोमांटिक थॉट्स की एंड लूज मोरल्स की, तो these all were the leading principle during the time of the age of Alexander Pope we have in English literature. And number 4 question we have, what is the real name of Blinda in Pope the Rape of the Lock? Rape of the Lock mock epic poem है, आप सभी जानते हो इसको। मॉक एपिक पोएम्स वो होती हैं जो कि एपिक पोएम के फॉर्म में ही लिखी जाती हैं, बट वो उसका एक मॉकरी होता है, एक तरीके से उपहास उड़ाता हुआ ये प्ले लिखा जाता है, ये आपका पोएम लिखा जाता है। और इस पोएम में जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो आपके एपिक पोएम की तरह ही यूज करे जाते हैं, बट एपिक पोएम में जो एक और मॉक एपिक में जो एक मेन डिफरेंस होता है कि एपिक में आपका सब्जेक्ट मैटर जो होता है वो एक सीरियस सब्जेक्ट मैटर, एक ह्यूमन जो आपका रेस होता है उससे रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर को अडॉप्ट करते हैं, वो उसको चूज करते हैं। बट रेप ऑफ द लॉक में एक मीन और ट्रिवियल सब्जेक्ट मैटर पे वो अपने पोएम्स को लिखते हैं और उनका पूरा राइटिंग जो स्टाइल होता है वो सेम एपिक पोएम की तरीके से होता है। इसीलिए अलेक्जेंडर पोप का जो ये रेप ऑफ द लॉक है वो एक मॉक एपिक पोएम में काउंट होता है। तो आपका क्वेश्चन रिलेट करता है कि व्हाट इज द रियल नेम ऑफ ब्लेंडा इन द पोप्स रेप ऑफ द लॉक। रेप ऑफ द लॉक में ब्लेंडा जो लीडिंग लेडी कैरेक्टर है, हीरोइन है इस पोएम में, आपको इनका रियल नेम बताना है, ठीक है। ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ऑप्शन ए सिंथिया फार्मर, ऑप्शन बी ल्यूसी फार्मर, ऑप्शन सी एरबेला फार्मर, ऑप्शन डी मारिया फार्मर। तो कौन सा करेक्ट आंसर है इसका आंसर आप सभी दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का। और चलिए जल्दी से मैं आंसर की तरफ चलती हूँ आप सबकी के लिए। और क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन सी, Arabella Farmer was the real name of the Blenda in this work, in this epic poem of Alexander Pope, that was the Rape of the Lock। और Rape of the Lock का जो मतलब होता है कि lock means चोटी का चोरी, मीन्स चोटी पे जो लगाया जाता है, लॉक लगाया जाता है चोटी को बांधने के लिए, दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे इसका चोरी हो जाता है और इसी वजह से इस जो वर्क को, इस पोयम को नाम दिया गया है दैट इज द रेप ऑफ द लॉक। नंबर 5 वी हैव हियर, व्हाट टर्म डज कीट्स यूज फॉर द ग्रेसियन अर्न। ग्रेसियन अर्न ये ऑड है जॉन कीट्स का, आपको बताना है कि कौन सा टर्म उन्होंने यूज करा हुआ है ग्रेसियन अर्न से रिलेटेड, मींस ग्रेसियन अर्न किससे रिलेट करता है। ऑप्शन ए डॉक्टर, ऑप्शन बी सोशियोलॉजिस्ट, ऑप्शन सी आर्टिस्ट या ऑप्शन डी हिस्टोरियन। ग्रेसियन अर्न का मीनिंग क्या है, टर्म ये क्या है, आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन सभी आपके सामने अवेलेबल है, मैंने मेंशन कर दिया है फ्रेंड्स, जल्दी से इसका आंसर आप सभी दे दीजिए। और क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज historian। Grecian urn, the term is related to historian। So ये हमारा जो टर्म है ग्रेसियन अर्न का, जॉन कीट्स की पोएम का ओड टू ऑन अ ग्रेसियन अर्न, तो वो रिलेट करता है हिस्टोरियन से। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए 6 की तरफ चलते हैं। द नेम ऑफ यूलिसीज सन, यूलिसीज के सन का नेम बताना है आपको। ये इंपॉर्टेंट वर्क है, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का वर्क है, एल टेनिसन ने इसको लिखा हुआ है, ठीक है, यूलिसीज। तो इसको बताना है आपको कि उनके सन का नाम क्या था। इस जो पोयम है यूलिसीज पोयम के नेम से लिखा है, एक बहुत ही पावरफुल या आप करीजियस एक वॉरियर था। तो इनके सन का नेम जो था ऑप्शंस में मेंशन कर दे रही हूँ, इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है व्हाट वाज द करेक्ट नेम ऑफ द यूलिसीज सन। टिमोथी, टेथोनस, टेलीमाकस या एंड्रोनिकस। ओके, तो जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए फ्रेंड्स आप सभी लोग। और ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, टेलीमाकस वाज द नेम ऑफ द यूलिसीज सन, एंड ये भी एक वॉरियर था टेलीमाकस लाइक हिज फादर। नंबर 7 वी हैव हियर, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ ओटावा रिमा। ओटावा रिमा का राइम स्कीम आपको बताना है। ये 8 लाइन्स में पोएम्स लिखी जाती हैं, तो इसका जो करेक्ट एक सीक्वेंस होता है राइमिंग का उसको आपको मेंशन करना है। ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, जल्दी से फ्रेंड्स इसका मैं आप ऑप्शन आपके सामने मेंशन नहीं करूंगी, आप जस्ट इसका आंसर दीजिए। आप खुद ऑप्शन देख लो, आपके स्क्रीन पे है। तो
जो ऑप्शन है करेक्ट क्वेश्चन नंबर 7 का, वो उसकी बात कर लेते हैं। जैसा मैंने आप सभी को बताया, ये 8 लाइन्स में ये पोयम लिखी जाती है ओटावा रेमा, और 8 लाइन्स का जो इसका राइमिंग स्कीम होता है दैट इज ऑप्शन सी। ओके, लास्ट में एक कपलेट होता है जो कि राइम करता हुआ है एक दूसरे से, और इसका जो राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी ए बी एंड सी सी। ओके, तो फर्स्ट लाइन जो होती है वो थर्ड लाइन से, और सेकेंड लाइन जो है वो फोर्थ लाइन से राइम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव हियर। और फ्रेंड्स प्लीज मुझे आप जरूर मेंशन करिएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, और कौन सा इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन एमसीक्यूज के फॉर्म में चाहिए, किस पे वीडियो चाहिए, आप मुझे इस टाइम ड्यूरेशन में आप बता दीजिए, क्योंकि बहुत कम टाइम है और मैं मोस्ट प्रोबेबली मैं ट्राई करूंगी आप सभी के लिए वो वीडियो अवेलेबल करने का जिसपे भी आपको एमसीक्यूज चाहिए आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए। ठीक है, आप मुझे मेंशन करिएगा एमसीक्यू से रिलेटेड कोई भी आपको वीडियो चाहिए जो कि आपको प्रिपरेशन करनी है, प्रैक्टिस करनी है, मैं उसका जरूर वीडियो आप सभी के लिए लेके आऊंगी। तो नंबर 8 क्वेश्चन जो है, इन विच मंथ डिड चॉसर्स एंड हिज पिलग्रिम्स गो टू कैंटरबरी। कैंटरबरी टेल्स में जो एक पोयम है जियोफ्री चौसर की, आपको बताना है कि किस मंथ में चौसर और उनके पिलग्रिम्स जो हैं वो कैंटरबरी के लिए जाते हैं। ऑप्शंस अवेलेबल है मई, ऑप्शन बी मार्च, ऑप्शन सी जनवरी और ऑप्शन डी अप्रैल। तो करेक्ट जो आंसर है ये बहुत ही एक इजी लेवल क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन के मॉडरेशन की बात करें तो देखिए क्वेश्चन में आपके पेपर में 3 तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक इजी लेवल का क्वेश्चन, एक मॉडरेट क्वेश्चन, एक आपका होता है डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन। तो आपको तीनों तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे आपके एग्जाम में। और इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जो जोफ्री चौसर से रिलेटेड क्वेश्चन की बात करें, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, वो है हमारा इजी लेवल का क्वेश्चन, और ये बहुत बार ही एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको आप बिल्कुल भी, वो होता है ना कि आप बिल्कुल इजी क्वेश्चन को समझ के जाओगे कि अरे ये तो बहुत इजी है, इसको क्या पढ़ना, तो एक बार रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप जा रहे हो, तो वो चाहे जैसा क्वेश्चन हो। तो इजी क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये जो टाइम ड्यूरेशन था जब चौसर और उनके पिलग्रिम्स जो थे वो कैंटरबरी के लिए जाते हैं, वहां पे एक श्राइन था सर थॉमस बेकेट का, तो वहां पे सेंट थॉमस बेकेट का, तो उसी पे वो उनको एक प्रेयर अपना ऑफर करना होता है। तो दैट वाज द मंथ ऑफ द अप्रैल। अप्रैल इज द मंथ। यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी। चलते हैं नंबर 19 क्वेश्चन की तरफ। 19 क्वेश्चन रहा स्क्रीन पे, और ये भी हमारा कैंटरबरी टेल से रिलेटेड क्वेश्चन है। हैरी बेले इन दी कैंटरबरी टेल्स इज दी। आपको बताना है हैरी बेली जो एक कैरेक्टर है, आपको बताना है कि कैंटरबरी टेल्स में उसका रोल क्या है। ठीक है, आपको उस कैरेक्टर का रोल बताना है कि इसने कौन सा कैरेक्टर प्ले किया है। हैरी बेली जो है उसका कौन सा रोल था इस कैंटरबरी टेल्स में, जो कि जोफ्री चौसर ने उसको एज ए कैरेक्टर कैरेक्टराइज किया है उस रोल में। ऑप्शन ए होस्ट, ऑप्शन बी नाइट, ऑप्शन सी मिलर, ऑप्शन डी कारपेंटर। तो करेक्ट आंसर है, ये भी इजी क्वेश्चन है। इसके मॉडरेशन लेवल, इसके लेवल की बात करें तो दिस इज अ वेरी इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन, एंड ही वाज द होस्ट ऑफ द टेबार्डिन। ठीक है, TABBARDINN इन, ये टाइबार्ड जो सराय था उसका होस्ट था, जहां पे पिलग्रिम्स जो थे चौसर के साथ वो लोग रुके हुए थे, और नेक्स्ट डे उन्हें अपना जर्नी स्टार्ट करनी थी कैंटरबरी के लिए। तो कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हैरी बेली हु वाज द होस्ट इन द कैंटरबरी टेल वाज द होस्ट ऑफ विच इन। ये भी आपका पूछा जा सकता है, हैरी बेली वाज द होस्ट ऑफ विच इन। तो आपके सामने ऑप्शन में जरूर टेबार्ड इन का नेम होगा, तो आप वहां पे टेबार्ड इन पे क्लिक करोगे एंड टिक करोगे। ओके, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नंबर 10 वी हैव ऑरवेल्स 1984। 1984 ये वर्क है ऑरवेल्स का, जॉर्ज ऑरवेल का, और ये नॉवेल है। अपीयर्स इन, किस ईयर में ये अपीयर हुआ है, मींस पब्लिश हुआ है, आपको देखना, इसका आंसर देना है। 1947, 1948, 1984 या 1949। 1984 इसका टाइटल है, दिस इज द टाइटल ऑफ द नॉवेल। ठीक है, आपको इसका मुझे आंसर बताना है कि किस ईयर में ये पब्लिश हुआ है, और करेक्ट जो आंसर है दैट इज ऑप्शन डी 1949। 1984 में नहीं हुआ है, कंफ्यूज मत होइएगा, दिस इज पब्लिश इन द ईयर 1945। दिस वर्क ऑफ जॉर्ज ऑरवेल appeared in 1949. That's why option D would be the correct answer. Number 11 we have who won the Nobel Prize for Literature in 1948.
देखिए नोबेल प्राइज से रिलेटेड जरूर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप जरूर इसके लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा। 1948 का नोबेल प्राइज किसे मिला हुआ है लिटरेचर के लिए, इसका आंसर देना है। ऑप्शंस हैं स्टेफन स्पेंडर, ऑप्शन बी टी एस इलियट, ऑप्शन डी डब्ल्यू एच ऑर्डिन, ऑप्शन डी जी एस फ्रेजर। तो करेक्ट जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का दैट इज ऑप्शन बी। ओके, टी एस इलियट वाज द पोएट, critic and dramatist who got Nobel Prize for Literature in the year 1948. Okay, 1948 में ये जरूर ईयर आप मेंशन करिएगा, ध्यान रखिएगा अपने माइंड में। नंबर 12 वी हैव हियर टी.एस. इलियट प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ पोएटिक ड्रामा। पोएटिक ड्रामा की थ्योरी टी.एस. इलियट ने किस में प्रोपाउंड की है? आंसर आपको देना है रेथोरिक एंड पोएटिक ड्रामा, ऑप्शन बी ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, ऑप्शन डी सी है द सैक्रेड वुड, ऑप्शन डी है सेलेक्टेड एसेज। एंड द करेक्ट आंसर टी.एस. इलियट प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ पोएटिक ड्रामा इन हिज वर्क दैट वाज कॉल्ड द रेथोरिक एंड पोएटिक ड्रामा। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नंबर 12 के बाद नंबर 13 वी हैव माय स्टोरी। अब देखिए माय स्टोरी ये वर्क है, एक इम्पॉर्टेंट क्रिटिक आपका वर्क है जो एक लिटरेरी वर्क है। इज दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ, किसकी ऑटोबायोग्राफी है माय स्टोरी? बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। अगर हम इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको आंसर देना है कि ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? कमला दास, सरोजिनी नायडू, निज़ाम एज़ेकियल या नन ऑफ दीज। एंड वेरी इजी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट्स व्हाई ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर। कमला दास was the Indian English literature poet, writer who had written her autobiography that is called by the name of My Story, and that's why option A would be the correct answer. Number 14, whose style is called grand style? आप बताइए आप किसके स्टाइल को ग्रैंड स्टाइल बोला जाता है फ्रेंड्स? क्वेश्चंस ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, क्वेश्चन भी अवेलेबल है, जल्दी से आंसर करिए प्लीज आप सभी। क्या आंसर है इस क्वेश्चन का मुझे बताइए आप सभी लोग। एंड whose style is called grand style? That is option A Milton, option B Shelley, option C Wordsworth, option D Shakespearean. And we have the option 1 is the correct answer. John Milton style is called grand style because in his poem, epic poem Paradise Lost, he had कंपोज दिस पोएम इन अ ग्रैंड स्टाइल। जिस तरीके से इन्वोकेशन किया है उन्होंने गॉड का एक म्यूज का स्टार्टिंग में कि एक ग्रैंड स्टाइल में लिख रहा हूँ, एक पोएम में लिखने जा रहा हूँ, प्लीज हेल्प मी आउट इन दैट। एंड जो भी सुपरनेचुरल मशीनरीज, जो भी एक ह्यूमन रेस से रिलेटेड आपका ह्यूमन जो एक सोसाइटी है उससे रिलेटेड जिस सब्जेक्ट मैटर को उन्होंने पिक किया अपनी इस पोएम को लिखने के लिए, दैट मेड हिम द poet, the literary figure whose style is known as the grand style in English literature. And that's why Milton was the man, Milton was the literary figure and whose style is called the grand style. Number 14 के बाद 15 question we have here. Frailty, thy name is woman, woman who says this? आपको बताना है कि ये जो कोटेशन है, ये जो एक स्पीच है, ये किसने बोला है? Viola to herself, Viola to Olivia, Hamlet to himself, Hamlet to Queen Gertrude. तो आपको इसका आंसर देना है फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन। ये किसने बोला है? ये हैमलेट प्ले से लिया गया स्पीच है, ठीक है। शेक्सपियर ने इसको लिखा हुआ है और ये एक फेमस सॉलिलकी है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, जो कि इस प्ले में, हैमलेट प्ले में, हैमलेट की जो सॉलिलकीज है दे ऑल are very famous and this is one of the soliloquy. Frailty thy name is women means अबला तेरा ही नाम नारी है। हम कभी कभी अपने जनरल लाइफ में या एवरीडे लाइफ में भी इसको यूज करते हैं, इस वर्ड को यूज करते हैं। तो ये बात बतानी है आपको कि ये किसकी स्पीच है। एंड बिकॉज दिस इज soliloquy दैट्स व्हाई हैमलेट said this speech to himself. अपने आप से खुद वो बात कर रहा था और अपनी माँ के लिए ये वर्ड्स बोले हैं उसने, बट माँ से नहीं बोला है, ये उसने खुद से बोला है। और यहाँ पे आपके देख लीजिए दो ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल हैं, क्वीन जर्ट्रूड जो उसकी माँ होती है यहाँ पे, और क्वीन हैमलेट टू हिमसेल्फ। बट आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ये स्पीच सॉलिलकी है एंड दैट्स व्हाई दिस वाज सेड बाय हैमलेट टू हिमसेल्फ। अपने आप से खुद वो बातें करता है, अपनी सॉलिलकी को बोलता है और अपने माइंड के जो भी उसके इमोशंस होते हैं, जो भी उसकी जो
पेसिमिस्टिक उसके थॉट्स होते हैं, वो सब कुछ अपनी माँ के लिए यहाँ पे इस लाइन के थ्रू वो एक्सप्रेस करता है बिफोर द स्पेक्टेटर्स एंड रीडर्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन हमारा 15 क्वेश्चन था जो कि इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड था। अब चलिए बात कर लेते हैं नंबर 16 क्वेश्चन की। एंड फ्रेंड्स, आज हमने ग्रामर का जो पार्ट पिक किया है वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पिक किया हुआ है, ठीक है। तो आप सभी को जो क्वेश्चंस मिलेंगे आगे वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से ही मिलेंगे, जो कि अभी रिमेनिंग क्वेश्चन, जैसा मैंने आपसे ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता दिया था कि हम इंग्लिश लिटरेचर ग्रामर दोनों का पार्ट डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, ही सेड, आपको बताना है सेलेक्ट वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच। आपके सामने क्वेश्चन होगा, अगर वो इनडायरेक्ट में होगा तो वो आपको डायरेक्ट में चेंज करके बताना होगा ऑप्शंस में, अगर आप वो इन डायरेक्ट में होगा तो वो आपको इनडायरेक्टली बताना होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो हमारा है ये डायरेक्ट स्पीच है और इसको इनडायरेक्टली बताना है आपको। ही सेड 2 and 2 मेक 4। आपको इसको बताना है कि इसका इनडायरेक्ट में कौन सा इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए, ही सेड दैट 2 and 2 मेक 4। ऑप्शन बी, ही सेज दैट 2 and 2 मेड 4। ऑप्शन सी, ही टेल्स दैट 2 and 2 मेक्स 4। ऑप्शन डी, ही टोल्ड दैट 2 and 2 वर मेकिंग 4। तो करेक्ट जो आंसर है ये हमारा ऑप्शन 1 होगा, ए होगा। एंड बिकॉज यहाँ पे कोई भी इवन ये सेंटेंस हमारा रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो हमारा है पास्ट में और ये प्रेजेंट में, बट ये चेंज नहीं होगा बिकॉज ये यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कर रहा है, ठीक है। ये ट्रुथ है कि 2 और 2 मिलके 4 होते हैं, 2 2 मिलके 5 नहीं होते हैं। एंड दैट्स वाई एक ट्रुथनेस की बात कर रहा है। तो ये सेंटेंस हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ को बता रहा है कि जैसे द सन राइजेस फ्रॉम इन द ईस्ट, तो ये करेक्ट है। अगर ही सेड दैट सन राइजेस इन द ईस्ट तो वहां पे ही सेड दैट सन राइजेस इन द ईस्ट, कोई चेंजेस नहीं होगा, बस वहां पे दैट लग जाएगा। आप सभी इस फॉर्मूले या इस आप जो ग्रामर का एक रूल है आप उसको जानते होंगे। एंड दैट्स व्हाई ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर। नंबर 17 वी हैव, नैन्सी सेड आई मे लीव टुमारो। ठीक है, ये है सेंटेंस हमारा, नैन्सी सेड दैट आई मे लीव टुमारो। तो इसको रिपीट आपको इनडायरेक्टली बताना है कि क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए है, नैन्सी सेड दैट शी माइट लीव द नेक्स्ट डे। ऑप्शन बी, नैन्सी सेड दैट शी माइट लीव टुमारो। नैन्सी सेड आस्क इफ आई शुड लीव द नेक्स्ट डे। एंड ऑप्शन डी, नैन्सी इन्फॉर्म्ड मी टू लीव टुमारो। और फ्रेंड्स, जब भी हम टुमारो आता है तो उसको हम नेक्स्ट डे में चेंज करते हैं, जैसे टुडे होगा तो दैट डे चेंज करते हैं। तो यहाँ पे टुमारो को जो हम चेंज करते हैं वो हम नेक्स्ट डे में चेंज करते हैं। और यहाँ पे है कि ये सेंटेंस हमारा पास्ट में है तो यहाँ पे ये भी हमारा पास्ट में होगा और मे का जो पास्ट होता है वो माइट होता है। एंड दैट्स व्हाई ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर। नैन्सी सेड दैट शी माइट लीव द नेक्स्ट डे। Number 18, he said, oh, it is a bad weather, I can't drive. This is a sentence, एक तरीके का ये हमारा जो सेंटेंस है ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो आपको इसको बताना है कि इसका जो इनडायरेक्ट में जब ये चेंज होगा तो ये कौन सा इसमें ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन होगा जो कि एक इनडायरेक्टली स्पीच को करेक्ट बनाएगा, जो आपका ये डायरेक्ट में स्पीच दिया गया है। मैंने आपको बताया हुआ है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एंड ही सेड ओ इट्स बैड वेदर आई कांट ड्राइव। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा आप सभी इसको जल्दी से मुझे बता दीजिए। Option A, he claimed with sorrow that it was a bad weather and he cannot drive. He claimed with sorrow that it was bad weather and he was not to drive. He claimed with sorrow that it was a bad weather and he could not drive. He claims with sorrow that it was a bad weather and he could not drive. देखिए फ्रेंड्स, पास्ट में है तो ये सब कुछ यहाँ पे पास्ट में चेंज होगा एंड दैट्स व्हाई ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। क्योंकि ही क्लेम्ड है विद सॉरो मीन्स उसने दुख से बोला, एक्सप्रेस किया दैट इट वॉज अ बैड वेदर। इट इज है तो ये पास्ट में जाएगा, वॉज लगेगा। और आई कैन नॉट है तो यहाँ पे कैन नॉट का जब चेंज होगा तो ही, आई की जगह पे ही आएगा और कुड नॉट हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाई ऑप्शन सी वुड बी दी करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। नंबर 19 वी हैव, ही सेड आई हैव बीन अ ग्रेट मेंटोर। ठीक है, आप ये बताइए, ही सेड ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टिंग स्पीच है। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से ऑप्शन में से जो इनडायरेक्ट स्पीच है वो करेक्ट है। ही सेड दैट ही हैड बीन अ ग्रेट मेंटोर।
he said that he was a great mentor, he exclaimed that he was a great mentor, he said that he has been a great mentor। तो देखिए ये ऑमिट हो जाएगा, ये भी ऑमिट हो जाएगा और ये भी ऑमिट हो जाएगा। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन ए, ठीक है। ही सेड दैट ही हैड बीन अ ग्रेट मेंटोर, क्योंकि ये पास्ट में टेंस है तो ये भी हमारा पास्ट में जाएगा, और ये हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट का आपका है, ही हैड बीन है तो मैं रहा हूं, तो यहाँ पे हो जाएगा ही हैड बीन, ठीक है। तो that's why option A would be the correct answer of question number 19. Number 20 we have mother told her son why are you leaving the house early today, ठीक है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। मदर टोल्ड हर, इसका क्या होगा, जो आपका चेंज होकर के जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। मदर आस्क्ड हर व्हाई ही वाज लीविंग द हाउस अर्ली दैट डे। देखिए टू डे का जो चेंज हुआ वो दैट डे में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि ये पूछ रही है ना कि माँ जो है अपने बेटे से वो पूछ रही है कि आप इतनी जल्दी क्यों घर छोड़ के जा रहे हो, तो वहां पे वही है कि यहाँ पे पूछना हो जा रहा है, एंड दैट्स व्हाई ये होगा मदर आस्क्ड हर सन व्हाई ही वाज लीविंग द हाउस अर्ली दैट डे। नंबर 21 की तरफ चलते हैं, एंड वी हैव हियर क्वेश्चन नंबर 21। राहुल सेड आई विल मैनेज हियर आफ्टर, ठीक है। इस क्वेश्चन को जल्दी से आप इनडायरेक्टली मुझे बताइए कौन सा होगा इनडायरेक्ट स्पीच इसका। देखिए विल का वुड हो जाएगा, आप सभी जानते हो, एंड दैट्स व्हाई ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। ही सेड दैट ही वुड मैनेज देयर आफ्टर, क्योंकि हियर है तो हियर आफ्टर जो चेंज होगा वो देयर आफ्टर में होगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 22, फादर टोल्ड हिम व्हाई डिड यू चीट इन द एग्जाम। देखिए इस तरीके को कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इनडायरेक्टली, डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट से, जो का आपका नरेशन का पार्ट होता है। तो इसी वजह से मैंने आज की वीडियो में नरेशन को पिक किया है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं। फादर टोल्ड हिम व्हाई ही वाज चीट, वाई डिड यू चीट इन द एग्जाम। तो यहाँ पे क्योंकि वो पूछ रहा है अपने बच्चे से या जिससे भी, जो भी सामने पर्सन है उससे वो पूछ रहा है, तो यहाँ पे यही होगा कि फादर आस्क्ड हिम व्हाई हैड ही चीटेड। यहाँ पे जो ऑप्शन सर करेक्ट आएगा ऑप्शन सी होगा, व्हाई ही हैड चीटेड इन द एग्जाम, दैट्स व्हाई ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। नंबर 23, द गार्ड आस्क्ड हु आर यू। ये है 23 क्वेश्चन, आपको इसका बताना है कि गार्ड ने पूछा आप कौन हो। जब इसको इनडायरेक्ट में हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, इसका आंसर जल्दी से बता दीजिए आप। देखिए ये और आपका यहाँ पे जो होगा ये तो होगा नहीं आपका बिल्कुल भी, क्योंकि ये आपका पास्ट में है तो यहाँ पे आस्क तो होना ही नहीं चाहिए, जो प्रेजेंट टेंस आपका है। तो इन तीनों ऑप्शंस में से बताइए कौन सा होगा। द गार्ड आस्क्ड मी, asked who I was, option D would be the correct answer। तो ये और ये भी नहीं होगा। The guard asked who you are, तो the guard asked who I was, okay। Number 24 we have my brother will say I did not like to play cricket। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हमें सेंटेंस मिला हुआ है, जो आपका डायरेक्ट स्पीच है। माई ब्रदर विल से, ये हमारा फ्यूचर में टेंस है और ये हमारा है पास्ट में। अब मुझे आप बताइए कि क्या चेंजेस इसमें होंगे, कौन सा इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए है माई ब्रदर विल बी सेइंग दैट ही डिड नॉट लाइक टू प्ले क्रिकेट, माई ब्रदर विल से दैट he did not like to play cricket। ऑप्शन सी माई ब्रदर विल से दैट he does not like to play cricket। ऑप्शन डी माई ब्रदर विल बी सेइंग दैट he will not like to play cricket। तो आप जल्दी से बताइए कि इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा। फ्यूचर टेंस है तो कोई चेंजेस आपको इसमें से नहीं करना है, एंड दैट्स व्हाई ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर। माय ब्रदर विल से बस दैट लगेगा यहाँ पे, दैट, और क्योंकि यहाँ पे आपका आई की जगह पे ही होगा तो ही डिड नॉट लाइक टू प्ले क्रिकेट, मीन्स आपके हेल्पिंग वर्ब में कोई चेंजेस नहीं होंगे। फ्यूचर टेंस और आपका प्रेजेंट टेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब होता है तो रिपोर्टिंग स्पीच में आपके चेंजेस नहीं होते हैं, सिर्फ आपका सब्जेक्ट ही चेंज होता है, ठीक है। नंबर 25 क्वेश्चन, शी सेड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। यहाँ पे देखिए प्लीज लग चुका है तो आप इसको ध्यान से इस क्वेश्चन को करिएगा, जो इनडायरेक्ट में चेंज होकर के ये क्या होगा। शी कमांड्स मी टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ये तो आपका बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि प्लीज लगा हुआ है तो ऑर्डर तो वो दे नहीं रही है, वो तो रिक्वेस्ट एक तरीके से कर रही है।
तो सी रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, सी आस्क्ड मी टू ब्रॉट अ ग्लास ऑफ वाटर, या सी ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ हर अ ग्लास ऑफ वाटर। ये भी नहीं होगा। इन दोनों में से जल्दी मुझे बता दीजिए ऑप्शन बी एंड सी में से कौन सा करेक्ट आंसर है। एंड प्लीज यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है एंड दैट्स व्हाई ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर। सी रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, जहां पे भी आपका ये प्लीज कमांडिंग सेंटेंस से रिलेटेड अगर आ जाता है कुछ भी, या आपका जो रिक्वेस्टिंग वर्ड से रिलेटेड आ जाएगा, तो वहां पे सिर्फ आपका कमांड्स या रिक्वेस्ट ये डाल करके आपको मी टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर करना है और ये इन्फिनिटिव बनाना है इसको। एंड दैट्स व्हाई ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन इंग्लिश लिटरेचर एंड ग्रामर से डिस्कस किया। और प्लीज मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कौन से टॉपिक पे आपको एमसीक्यूज चाहिए, सो दैट मैं जल्दी से आप सभी के लिए वो चीजें, वो एमसीक्यूज, वो वीडियो ला सकूं, प्रिपेयर कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक्स अ लॉट फॉर